दोस्तों नमस्कार। इससे पहले हम लोगों ने 3 कक्षाओं में 3 क्लासेस में हिंदी भाषा के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला मतलब अल्फ़ाबेट्स के बारे में। तो देखिए, अल्फ़ाबेट्स एक्चुअली हैं क्या? अल्फ़ाबेट्स वर्णों के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण होते हैं, अगर बात की जाए वर्णों की, तो इंग्लिश में कुल 26 वर्ण होते हैं, A to Z। इसी तरह ये नॉर्मली सभी लोग जानते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में वर्णों की जो गणना होती है वो 2 आधारों पर की जाती है। हिंदी में वर्णों की गणना 2 आधारों पर की जाती है। पहला जो आधार है वो उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, और जो दूसरा आधार है लेखन के आधार पर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यही समझना। वर्णमाला अगर आपको समझ में आ गया तो आगे जितनी भी चीज़ें हम लोग सीखेंगे सब आसान होती जाएंगी। वर्णमाला का ज्ञान होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है और इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान होना, यानी कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। जितनी जानकारियाँ हैं सबको आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, अगर हिंदी वर्णमाला की बात की जाए तो हिंदी वर्णमाला की गणना 2 आधारों पर की जाती है। एक उच्चारण के आधार पर और दूसरा लेखन के आधार पर। अगर बात की जाए उच्चारण के आधार पर तो टोटल वर्ण 45 होते हैं। टोटल वर्ण 45 होते हैं। अब इन 45 वर्णों में होता क्या है? इन 45 वर्णों में 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। देखिएगा इसको, 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। अगर बात की जाए लेखन के आधार पे तो लेखन के आधार पे कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। अब इन 52 वर्णों में स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर कुल 3 होते हैं और जो व्यंजन होते हैं 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये भी व्यंजन है, 35 व्यंजन और इसमें 13 व्यंजन। अब इन 13 व्यंजनों में 2 चीज़ें ऐड हो जाती हैं। क्या? इसमें 2 अयोगवाह यहाँ हमने लिखा है। अभी इसके बारे में बात करेंगे कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। अयोगवाह यानी अंग और अ, अंग अ को अयोगवाह कहते हैं। और इसमें एक और वर्ण ऐड होता है, री, ऋषि वाला री शब्द, इसमें एक री वर्ण और ऐड हो जाता है। तो 3 इसमें वर्ण एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। व्यंजन 35 ही होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन। अगर सबको जोड़ा जाए तो टोटल कितने वर्ण हो जाते हैं? टोटल 52 वर्ण। तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? 45। लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। कहीं कहीं किताबों में 55 भी लिखा रहता है, जिसमें आगत व्यंजनों की बात की जाती है। आगत व्यंजन मतलब विदेशी, जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं। नुक्ता वाले जो वर्ड हैं, नुक्ता वाले जो भी वर्ण हैं उनको आगत व्यंजन कहते हैं। उसके बारे में हम लोग अभी सीखेंगे। पहले बेसिक चीज़ें सीखते हैं। तो देखिए, अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सबसे सटीक किसे माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उच्चारण, सवाल पूछेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, तो हम बताएंगे कि 45 है। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? टोटल 52 है, 52। तो मुख्य रूप से उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या को ही उपयुक्त माना जाता है। मुख्य रूप से उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या को ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। और लेखन के आधार पर लिखने के समय
उपयुक्त माना जाता है। तो आइए देखते हैं कि वर्णों का विभाजन किस बेसिस पे हुआ है। आप इसको लिख लीजिए। वर्णों का विभाजन तीन तरीके से किया गया है। स्वर यानी वॉवेल्स, इंग्लिश में इसको वॉवेल्स बोलते हैं। A E I O U, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में 5 वॉवेल्स हैं, A E I O U। इसी तरह हिंदी में वॉवेल्स यानी स्वर है। इसके बाद व्यंजन, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को व्यंजन बोलते हैं। इसके बाद अयोगवाह। तो 3 प्रकार से वर्णों को विभाजित किया गया है, स्वर में, व्यंजन में और अयोगवाह में। तो सबसे पहले आइए हम लोग स्टडी करते हैं स्वर के बारे में। स्वर क्या होता है? स्वर यानी जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे या जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए, ऐसे वर्णों को स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता न ली जाए, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। वो स्वर की श्रेणी में आते हैं। अब वर्ण कुल देखिए कौन से हैं? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद री, ए, ऐ, ओ, औ। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल वर्ण स्वर कितने हो गए? 11। तो स्वरों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 11 हो गई। अब इसमें किन्हीं किताबों में, किन्हीं बुक्स में री को स्वर के श्रेणी में रखते भी हैं, री को स्वर्ण की श्रेणी में नहीं लिखते हैं। अगर लेखन के आधार पर देखा जाए तो री को स्वर की श्रेणी में रखा जाता है, और अगर उच्चारण के आधार पर देखा जाए तो री को स्वर की श्रेणी में नहीं लिखा जाता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि री को स्वर की श्रेणी में उच्चारण के आधार पे नहीं लिया जाता है, लेकिन लेखन के आधार पर री को स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। तो टोटल वर्णों में स्वर की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। आइए अब इसका विभाजन देखते हैं कि स्वरों को कितने रूप में विभाजित किया गया है। तो देखिए, स्वर को मुख्यतः 4 रूपों में विभाजित किया गया है। ह्रस्व स्वर, थोड़ा सा ह्रस्व स्वर, उसके बाद दीर्घ स्वर, फिर संयुक्त स्वर, इसके बाद प्लुत स्वर। चार श्रेणी में, 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है स्वर को। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर कौन से स्वर हैं? जो मूल स्वर हैं वो ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर का मतलब जो स्वतंत्र हैं, जो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। पूरी तरीके से स्वतंत्र कहने का मतलब कि इनमें किसी और दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली गई है। यानी ये कौन कौन से हैं? अ हो गए, इसके बाद छोटी ई हो गई और छोटा ऊ हो गया। ये ह्रस्व स्वर के श्रेणी में आते हैं। अब दीर्घ स्वर की बात की जाए तो दीर्घ स्वर जिनमें दूसरे वर्णों का भी सहायता ली जाती है, जैसे आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, इसके बाद ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। तो देखिए, मूल रूप से इन्हीं को दीर्घ स्वर बोला जाता है।
ये जितने भी हैं ये सारी चीज़ें ये संयुक्त स्वर में आते हैं। ये किस में आते हैं? संयुक्त स्वर में आते हैं। लेकिन बताया तो किससे अलग अलग किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो इस तरीके से दिया रहता है, लेकिन इनको भी हम लोग दीर्घ स्वर की कैटेगरी में रखेंगे। तो दीर्घ स्वर यानी आ, बड़ी ई, छोटा बड़ा ऊ, ए ओ और ओ, ये जो 7 हैं ये दीर्घ स्वर की श्रेणी में रखे जाएंगे। अब संयुक्त स्वर कौन से हैं? ये पूरे के पूरे ए ओ और औ, इन चारों को संयुक्त स्वर की श्रेणी में रखा गया है। संयुक्त स्वर कहने का मतलब क्या है कि इसमें अ भी है और ए भी है। अगर ए की बात करें अ ए, ठीक है। तो इस तरीके से ये संयुक्त रूप से जुड़ते हैं, संयुक्त रूप से बोले जाते हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। प्लुत स्वर ये विशेष प्रकार के स्वर होते हैं जिनकी गणना वर्णों की गणना में नहीं होती है, जैसे ऐसे, ऐसे। इनका प्रयोग कहाँ होता है? जैसे जब किसी ध्वनि को, किसी शब्द की ध्वनि को खींचा जाता है, खिंचाव होता है, उस समय इनका प्रयोग होता है। जैसे ओम, तो ओम कैसे लिखा जाता है? देखिए यहाँ लिख रहे हैं ओ, ऐसे। शब्द को खींचा जा रहा है ओम, ऐसे। इसी तरीके से अगर जैसे मेढक बोलता है तो मेढक की बोलने की आवाज़ क्या आती है? टर। तो देखिए टर, इसको ऐसे ऐसे लिखा जाता है। तो टर, र की आवाज़ क्या है? खींचने की आवाज़ आ रही है। तो इस प्रकार के शब्दों में क्या होता है? प्लुत स्वर का इस्तेमाल होता है, जो शब्दों जो क्या करते हैं? वर्णों को खींचते हैं, अंत वाले वर्णों को क्या करते हैं? खींचते हैं। ये जिन वर्णों के बाद लगाए जाते हैं उन वर्णों को खींचते हैं। जैसे कोई किसी का नाम खूब जोर से कोई दूर पे है तो बुला रहा है, ओ रमेश, ऐसे। तो वर्डों को क्या खींच रहा है। तो खींचते समय क्या होता है? इन प्लुत स्वरों का प्रयोग होता है। तो कुल मुख्य रूप से 4 स्वर हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इसी में आइए कुछ और चीज़ें स्वर में देखते हैं। देखिए स्वर में 2 और श्रेणी है, मात्रिक स्वर और अमात्रिक स्वर। यहाँ पे ऊपर लिखते हैं मात्रिक, मात्रक या मात्रिक स्वर और अमात्रिक स्वर। देखिए अमात्रिक स्वर और मात्रिक स्वर दोनों क्या होते हैं? मात्रिक वर्ड आया है मंत्रा से। मात्रा किस पे दी जाती है? जैसे मान लीजिए कि राम लिखना है, तो अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे, अभी संधि तो हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन देखिए संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें क्या होगा? र धन आ धन म, राम। अगर इसको जोड़ेंगे तो आम आएगा। तो देखिए इसमें आ की जो मात्रा है वो आ वर्ण आ रहा है, आ स्वर आ रहा है, तो आ क्या हो गया? मात्रिक स्वर। ये मात्रा के रूप में भी यूज किया जाता है। जैसे ईश्वर, ठीक है। तो रुई हो गया। या देखिए मोटू, देखिए ये जो बड़ा ऊ की मात्रा है, मोटू का मतलब ये जो बड़ा ऊ लगा है, तो इसमें एक बड़ा ऊ भी है और ओ यानी ओ की मात्रा भी है। तो ये दोनों ओ और ऊ स्वर जो हैं ये क्या हो गए? ऊ, बड़ा ऊ और ओ दोनों क्या हो गए? मात्रिक स्वर हो गए। तो कुल मात्रिक स्वर कितने हैं? मात्रिक स्वरों की संख्या 10 है। और
अ, सिर्फ एक है। अ क्या है? एक अमात्रिक स्वर, यानी मात्रिक स्वर, अमात्रिक स्वर क्या है? केवल एक है। अ को कहीं भी एज ए मात्रा के तौर पे यूज नहीं किया जाता, इसलिए ये अमात्रिक स्वर कहलाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन की अगर बात करें तो व्यंजन वो वर्ण हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है और जिनके उच्चारण के समय स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। तो व्यंजन को भी कई रूपों में विभाजित किया गया है। किन किन रूपों में विभाजित किया गया है, आइए हम लोग देखते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के बाद ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या इनको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षीय व्यंजन, इसके बाद ऊष्म व्यंजन, इसको संघर्षीय व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। एक और व्यंजन का प्रकार है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, तो कुल 5 रूपों में व्यंजन को वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए, स्पर्श व्यंजन कुल 5 प्रकार के होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक वर्ग में कुल वर्णों की संख्या 5 है। तो टोटल 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। अंतस्थ व्यंजनों की बात की जाए तो ये कुल 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजनों की बात की जाए तो ये भी कुल 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की बात की जाए तो ये भी कुल संख्या में 4 होते हैं और द्विगुण व्यंजन ये 2 होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात की जाए स्पर्श व्यंजन की। हम लोग बात करेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन का मतलब कि जिह्वा के व्यंजन वो वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा मुख में भिन्न भिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, इसी को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा एक बार फिर से देखिए। स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन है या वो वर्ण हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के भिन्न भिन्न भागों को स्पर्श करती है, उसी को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कुल 25 हैं। आइए देख लेते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ट, ठ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये क्या है? ये सब स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन में इन्हें कहा जाता है कवर्ग बोला जाता है, यानी ये क वर्ग के हैं, इन्हें कवर्ग बोला जाता है।
इन्हें बोला जाता है चवर्ग। ये च वर्ग के हैं तो इन्हें, ये च वर्ग के हैं तो इसलिए इन्हें बोला जाता है चवर्ग। ये कौन से हैं? ट वर्ग के, तो इन्हें टवर्ग बोला जाता है। ये हैं त वर्ग के, त वर्ग के, तो इन्हें त वर्ग बोला जाता है। इसके बाद ये प वर्ग के हैं तो इन्हें पवर्ग बोला जाता है। तो कुल कितने हैं बताइए? 25। कुल 25 स्पर्श व्यंजन है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये कुल 25 व्यंजन है। अब इनके जिह्वा के भिन्न भिन्न स्थानों पे स्पर्श करने को ही क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो देखिए कवर्ग में जिह्वा किस स्थान को, कवर्ग में जो ध्वनियाँ होती हैं, वर्ण की ध्वनि, वो कहाँ से निकलती है? तो देखिए यहाँ पे फिर मैं लिख दे रहा हूँ कि कवर्ग में जो ध्वनियाँ हैं वो कंठ से निकलती है। कंठ से, कंठ का मतलब ये वाला पार्ट, ये कंठ से निकलती है। क, ख, ग, घ, अंग, तो ये क्या निकलती है? कंठ से निकलती हैं। तो इसलिए इनको कवर्ग बोला जाता है। कवर्ग हैं और ये कंठ से निकलती हैं। अगर बात की जाए चवर्ग की तो इन्हें ये तालव्य बोला जाता है। इनका जो उच्चारण होता है वो तालु से होता है। च, 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 यानी जो जिह्वा है वो तालु को छू रही है। च, छ, ज, झ, ऊपर वाले पार्ट को छू रही है। च, छ, ज, झ, इय, तो इन्हें तालव्य बोला जाता है। अब टवर्ग, ट, इन्हें बोला जाता है मूर्धन्य बोला जाता है। मूर्धन्य, मूर्धन्य का मतलब क्या होता है? मूर्धन्य का मतलब जब इन वर्णों का, टवर्ग का जब उच्चारण होता है तो इनके उच्चारण के समय जो जिह्वा होती है वो क्या होती है? बेंड हो जाती है ऐसे। ट, ट यानी ऐसे ऐसे बेंड होके ऊपर के तालु को छूती है। जिह्वा बेंड होके मुंह में ऊपर के तालु को छूती है। ट, ठ, ड, ढ, अण, तो ये क्या होता है? इन सब वर्णों के उच्चारण में जिह्वा क्या होती है? ऊपर के तालु को छूती है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य बोला जाता है। और इनका जो इनका जो उच्चारण है वो स्पर्श जिह्वा के मूर्धन्य को मुड़ के ऊपर के तालु को स्पर्श करने के से होता है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य बोला जाता है। त को बोला जाता है दंतोष्ठ, इन्हें दंतोष्ठ बोला जाता है। दंतोष्ठ इसलिए बोला जाता है कि इनका उच्चारण करते समय दांत का प्रयोग होता है। जो जिह्वा है वो दांतों को छूती है। स्पर्श व्यंजन हम लोगों ने सीखा कि स्पर्श व्यंजन जिह्वा के मुंह में भिन्न भिन्न हिस्सों को स्पर्श करने से इनका उच्चारण होता है। तो त का उच्चारण, तवर्ग का उच्चारण जिह्वा के दांत को छूने से होता है। त, थ, द, ध, न, यानी हर उच्चारण में, हर वर्ण में जिह्वा दांत को स्पर्श कर रही है। पवर्ग, पवर्ग को बोला जाता है ओष्ठ। ओष्ठ यानी पवर्ग का, इन 5 वर्णों का, प वर्ग के वर्णों का उच्चारण करते समय जो जिह्वा है वो होठों को छूती है। प यानी जिह्वा तो अंदर ही रहती है, लेकिन जो ओठ हैं वो क्या है? आपस में एक दूसरे को छूते हैं। अगर आप ओठ ऐसे खोल के प बोले तो प की आवाज़ नहीं निकलेगी। पवर्ग के किसी भी वर्ण का आप शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो पवर्ग का मतलब क्या है? कि ओठ दोनों क्या हों? एक दूसरे को छुएं। प, फ, ब, भ, म, यानी इनके सबके उच्चारण में क्या हो रहा है? जिह्वा अंदर ही रहे और दोनों ओठ क्या हैं? एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो ये था स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजनों में, स्पर्श व्यंजन में ये जो अंत के ये वाले जो भी हैं इन्हें बोला जाता है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर का मतलब होता है पंचम अक्षर। पंचम अक्षर
पंचम अक्षर का मतलब हर वर्ग का पांचवा अक्षर। पंचम अक्षर का मतलब हर वर्ग का पांचवा अक्षर। अब देखिए हर पंचम अक्षर को बोलते समय नासिका का प्रयोग होता है। बोलते समय नासिका का प्रयोग। नासिका का प्रयोग का मतलब इनकी जो ध्वनि होती है, जैसे कवर्ग है तो कंठ के साथ साथ क्या होती है, नाक से भी निकलती है। अंग, देखिए कंठ का भी इस्तेमाल हो रहा है और नासिका नाक का भी इस्तेमाल होता है। अंग। उसी तरह इया है तो इया, इया का मतलब तालु और कंठ, तालु और नासिका दोनों का प्रयोग हो रहा है। इसी तरह अड़ा का मतलब जिह्वा मूर्धन्य भी हो रही है, जिह्वा मुड़ भी रही है और साथ साथ इस नासिका का भी, नाक का भी प्रयोग हो रहा है इसको बोलने में। इसी तरह न मतलब दांत का भी प्रयोग, जिह्वा दांत को भी स्पर्श कर रही है और नाक का भी प्रयोग हो रहा है, दोनों का एक साथ प्रयोग हो रहा है। तो जो भी पंचमाक्षर हैं, ठीक है, इनका जो उच्चारण होता है, इनका उच्चारण इनके रिलेटिव संबंधित उच्चारणों के, संबंधित जिह्वा के स्पर्श के साथ साथ नासिका का भी इनमें उनके उच्चारण में प्रयोग होता है, नासिका का भी उपयोग होता है, इसलिए इनको बोलते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर आपने देखा होगा, जैसे दिनांक लिखना है, दिनांक है तो दिनांक में देखिए ये क है, तो जो ये अंक की मात्रा है, ये क्या होगा, पंचमाक्षर का ये अंग होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है, दिनांक ऐसे भी लिखा होता है। तो यानी कि क्या है, ये जो अंक की मात्रा है वो पंचमाक्षर का अंत वाला, ये पंचमाक्षर है, अंत वाला अंग ऊपर है। ये अंक की मात्रा का मतलब ये नहीं है कि न है, ऊपर आधा न है, नहीं, ये कौन सा है, पंचमाक्षर। जैसे मान लीजिए कंठ, ये लिखा है, कंठ लिखा है, तो कंठ का मतलब क्या हुआ, ये जो इसको ऐसे भी लिखते हैं तो कंठ लिखते हैं, तो अंक की मात्रा का मतलब हमेशा क्या हुआ, न ही नहीं हुआ, या अंक की मात्रा का मतलब, तो ये अंक की मात्रा का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अण से हो रहा है। यानी ये देखिए ये ठ है, ठ वर्ग का है, जिसे ट वर्ग में ठ आता है, तो ठ का पंचमाक्षर क्या है, अंग है, आधा अंग, यानी इसमें क्या होगा, आधा अंग का प्रयोग होगा। तो इन वर्णों को क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर बोलते हैं, राइट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं। आते हैं अंतस्थ व्यंजन पर। अंतस्थ व्यंजन का मतलब टोटल संख्या में कितने हैं, 4 हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये जैसा का तैसा रहेगा। देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन है टोटल कुल 4 हैं, य, र, ल और व। ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। य, र, ल, व, इन्हें क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो देखिए अगर इसकी बात की जाए कि इसको अर्धस्वर क्यों कहा जाता है, तो इंग्लिश में एक वर्ड है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का मतलब होता है विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय होता है। तो देखिए यूनिवर्सिटी को जब इंग्लिश वर्ड में लिखते हैं तो इसके साथ आर्टिकल्स में, किसी का आर्टिकल्स में एन का प्रयोग नहीं करते हैं। एन का प्रयोग ना करके क्या बोलते हैं, एन यूनिवर्सिटी नहीं लिखते हैं, ए यूनिवर्सिटी लिखते हैं। ए यूनिवर्सिटी क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर इसको हिंदी में लिखा जाए तो यूनिवर्सिटी होता है, यूनिवर्सिटी, ये आसमानी र है, तो यूनिवर्सिटी होता है। तो यू क्या है, य क्या है, जो ये है ये अर्धस्वर है, इसीलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होता है, न कि एन का प्रयोग होता है। तो इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं।
बात की जाए ऊष्म व्यंजन की, तो देखिए ऊष्म व्यंजनों, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का मतलब जिनके उच्चारण से, ऊष्म का मतलब हुआ कि जिनके उच्चारण से ऊष्मा, ऊष्म व्यंजन का मतलब जब आप बोले ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करें तो मुंह से क्या हो, ऊष्मा निकले यानी हीट निकले। तो देखिए अगर कवर की बात की जाए तो ऐसे आप हाथ रख के देखिए क ख ग घ ङ, तो ऊष्मा नहीं है, आपको उतना महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर ऊष्म व्यंजनों की बात की जाए तो ऊष्म व्यंजन कुल 4 हैं। कौन कौन से हैं पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बड़ा श, श ख स ह, ये मूर्धन्य स है, मूर्धन्य स, बड़ा श, मूर्धन्य स, छोटा स और ह, इन्हें बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन इसलिए बोला जाता है कि इनको बोलने में संघर्ष होता है, हमें हीट को छोड़ना पड़ता है, एनर्जी को ज़्यादा रिलीज करना पड़ता है। श ख श ह, अब अगर इन वर्णों को बोलेंगे, उच्चारण करेंगे तो ऐसे हाथ रख के पास में श ख श ह, तो क्या होगा, हीट निकलेगी, हीट का अनुभव होगा आपके हाथों पे, हथेली पे हीट का अनुभव होगा, ऊष्मा का अनुभव होगा, इसलिए इन्हें बोलते हैं क्या, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं इसमें, ऊष्म व्यंजन। अब बात की जाए संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजन कुल 4 हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या है छ, त्र, ज्ञ और एक ये श्री वाला, श्री गणेश लिखा जाता है, श्रीमान लिखा जाता है, तो श्री वाला श्रव लिखा जाता है। तो ये हैं संयुक्त व्यंजन। अब इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए बोला जाता है कि ये दो व्यंजनों को मिला के बनते हैं, दो व्यंजनों का मेल होता है तब ये संयुक्त व्यंजन बनते हैं। तो ये आइए यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए अगर बात की जाए क्षत्रिय वाला छ की, त्रिशूल का त्र, ज्ञानी शब्द या ज्ञान शब्द जो लिखा जाता है उसका ज्ञा, और श्री वाला श्र। तो इनकी बात की जाए तो अगर श्र की बात की जाए तो श्र को कैसे लिख सकते हैं, क और श, इसको कैसे लिखते हैं, क और मूर्धन्य स, आधा क और प्लस मूर्धन्य स। तो मूर्धन्य स क्या है, एक ऊष्म व्यंजन है और क वर्ग का स्पर्श व्यंजन है। तो दो व्यंजनों के मेल से इनका, ये वर्णों का, दो वर्णों से के मेल से ये वर्ण बने, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब मिलन, दो को मिला के। इसी तरह तरह का आधा त प्लस र, तो भी क्या है, एक स्पर्श व्यंजन है, और र क्या है, र एक अर्धस्वर है, यानी एक व्यंजन अर्धस्वर और एक स्पर्श व्यंजन, दोनों को मिला के। ज्ञ का होगा आधा ज प्लस य, आधा ज प्लस य। देखिए आधा ज क्या है और य, यानी दो स्पर्श व्यंजनों को मिला के एक व्यंजन बना, इसको बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। स्र का बड़ा श और प्लस र, आधा बड़ा श और र, ठीक है। तो इस तरीके से इन व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। बात की जाए द्विगुण व्यंजन की, तो द्विगुण व्यंजन में देखिए, द्विगुण व्यंजन जब अगर बात की जाए लेखनी की, तो लेखनी में जैसे पढ़ाई लिखते हैं, पढ़ाई, ठीक, उसके बाद कितने साढ़ लिखते हैं ऐसे, ठीक, और ऐसे लिखा जाए कढ़ाई, कढ़ाई। तो कढ़ाई का मतलब देखिए,
अब यहाँ पे ढ आ गया, ढ का मतलब ये ढ, ये इसमें नीचे ये ढ, ऐसा ढ आया, और ये ड के नीचे अगर ढ और ड के नीचे, यानी ढ के नीचे अगर एक बिंदु हो जाए, ठीक है, और ये ड के नीचे भी एक बिंदु हो जाए, तो इनका उच्चारण है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये ड, अगर यहाँ पे ड की बात की जाए तो डफली, डफली, डफला यानी ड। लेकिन अगर अण, ऐसे अण की बात की जाए तो यहाँ पे अगर इसके नीचे अगर एक बिंदु लगा देंगे तो क्या होगा, इसका पूरा उच्चारण बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह ढ, ढ का मतलब ढक्कन, अगर ढक्कन लिखे, लेकिन अगर यहीं आप गलती से एक बिंदु ऐसे लिख देते हैं, ऐसे एक बिंदु लगा देते हैं, तो इसका पूरा उच्चारण क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ऐसे वर्णों को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। तो ये थे व्यंजन। दो व्यंजन और होते हैं, उसको भी आइए देख लेते हैं, जिन्हें आगत व्यंजन के नाम से। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आते हैं। देखिए, आगत व्यंजनों को वर्णों के गणना में इसको नहीं लेते हैं, वर्णों की गणना में आगत व्यंजनों को शामिल नहीं किया जाता है। तो आगत व्यंजन क्या है, विदेशी वर्ण है, विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द बोल रहा हूँ, विदेशी वर्ण है, उन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। तो ये फारसी भाषा से, फारसी लिपि से और भाषा से ये वर्ण आए हैं, इसलिए इनको बोलते रहता है आगत वर्ण। तो उर्दू में देखिए, जो नीचे नुक्ता वाले, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नुक्ता, ऐसे ज में इसे ज, जो वर्ड आता है ना ज, इसमें क्या होता है, जिह्वा मुंह से हवा के निकलने का जो स्थान है उसको घेरती है। फ, ऐसे बोलिए फ, और इसे फ, ज, यानी जिह्वा क्या करती है, स्थान को रोकती है। फ। उसी तरह अगर लिखा जाए, किताब लिखा जाए, किताब, इंग्लिश में ऐसे इसको इस तरह किताब, किताब, ऐसे। देखिए, ऐसा माना जाता है कि उर्दू में कि अगर इन नुक्ता के परिवर्तित होने, नुक्ता का स्थान बदलने से खुदा का जुदा हो जाता है। नुक्ता का स्थान अगर बदल दिया जाए तो देखिए, खुदा में क्या होता है, नुक्ता ऊपर लगता है। अगर उर्दू की बात करें, उर्दू की अगर बात करें तो उर्दू में जो नुक्ता है, ऐसे नुक्ता में ऊपर की तरफ लगता है, नुक्ता ऊपर की तरफ लगता है, वर्ण के ऊपर नुक्ता लगता है, तो ये खुदा होता है। और यही वर्ण के नीचे ऐसे नुक्ता नीचे लगता है तो ये जुदा पड़ा जाता है, जुदा, खुदा, जुदा, इस तरीके से। तो नुक्ता का बहुत महत्व होता है। लेकिन आज के समय में हिंदी के प्रयोग में बहुत कम नुक्ता का प्रयोग होता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें नुक्ता का प्रयोग होता है। तो ये थे व्यंजन थे। अब हम लोग इसी पे एक, शायद ज़्यादा हो गया है, क्लास का टाइम ज़्यादा हो गया है, अभी इस क्लास को बंद करते हैं। और इसी से आगे हम लोग व्यंजन में भी कई प्रकार के, इनके उच्चारण के आधार पर, उच्चारण का सोर्स क्या है, ये सारी चीज़ों को अभी सीखेंगे। और इसमें भी कई प्रकार के, नाक से हवा निकलने के आधार पे कितने प्रकार के व्यंजन हैं। उसके बाद मुंह से हवा निकलने के, मुंह या नाक से हवा निकलने के बाद, उसके बाद श्वास के आधार पे, उसके बाद अन्य प्रकार के जितने भी ये व्यंजन हैं, इन व्यंजनों को हम लोग देखेंगे 1 बाय 1। पहले आप पूरा का पूरा ये व्यंजन है
अगर संख्या की बात करें तो कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से आगे देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।